नमस्कार दोस्तों, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। आगे है जी सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में रिजर्वायर चट्टानें होती हैं। तो जनरली फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सर्कुलेट होते हैं कैसे? सेडिमेंट्री साइकिल के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि द एलिमेंट्स, चाहे फास्फोरस हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, दे डू नॉट साइकिल थ्रू द एटमोसफियर। एटमोसफियर में नहीं जाते। हालांकि कुछ कुछ जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जाते हैं, पर जनरली नहीं जाते एटमॉस्फेयर में। और एक बेसिक सा फ्लो होता है, पैटर्न फॉलो होता है। वो कौन सा? चट्टानों का इरोजन हुआ, तोड़ फोड़ हुई, वेदरिंग हुई, उनके सेडिमेंट बने, माउंटेन बिल्डिंग वाला प्रोसेस, वॉल्केनिक एक्टिविटी, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन कैसे? उनके मल के द्वारा, एक्सक्रीटा के द्वारा। ये बेसिक सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओके जी, देखो जो आपको चीज़ समझ लगी ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है। हमने 100% चीज़ें याद नहीं करनी, ना ही यूपीएससी में 100% आपने मार्क्स लाने होते हैं। 50% से आपकी सिलेक्शन हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ही आपने टॉपिक साइंस वाले, एनवायरनमेंट वाले मिस नहीं करने। और पहले एक ज़माना था जब साइंस वाले कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट, सोशल साइंस के सब्जेक्ट छोड़ देते थे, और जो नॉन साइंस वाले हैं वो साइंस को छोड़ देते थे, बात बन जाती थी। पर अब नहीं ऐसा। आपको बेसिक सी नॉलेज चाहिए, बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते और बिल्कुल ही उसकी पीएचडी भी नहीं करने बैठ जाना। मेन चीज़ें आपने समझनी है। पहले हम पढ़ते हैं जी फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल सीधा इस पिक्चर पर आ जाते हैं। देखो, रॉक में फास्फोरस है। हम फास्फेट वगैरह उसके कंपाउंड वगैरह की बात नहीं करेंगे, सिंपल फास्फोरस की बात करते हैं। रॉक में फास्फोरस है, तो जब इस रॉक की जो ज़मीन के अंदर है, नीचे, बहुत नीचे, जब ये रॉक ऐसे पहाड़ बना, इनका दो प्लेटें टकराई आपस में, कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स टकराई, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एक इधर वाली प्लेट है, ठीक है जी, एक इधर वाली प्लेट है। तो ये आपस में जब टकराएंगी तो जहाँ से राइज करेगा, ठीक। तो अगर जहाँ पर फास्फोरस है, जी, तो वो भी राइज करके धरती के ऊपर आ जाएगा पहाड़ के रूप में। तो ऊपर आ गया जी, पहाड़ों में फास्फोरस आ गई। अब जब इन पहाड़ों की तोड़फोड़ हुई, वेदरिंग ऑफ रॉक हुआ जी, तो ये फास्फोरस बाहर आ गया। तो बाद में जब बारिश हुई, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ये बहकर सिस्टम में और आगे चला गया। कुछ बहकर सीधा समुद्र में चला गया जी, देखो, कुछ बहकर समुद्र में चला गया, कुछ धीरे धीरे धरती से होता हुआ, नदियों नालों से होता हुआ, ऐसे ऐसे कहीं धरती के ऊपर जम गया, फिर धीरे धीरे पानी के द्वारा ही नीचे चला गया। इस प्रकार कुछ मिट्टी में है, मिट्टी से फास्फोरस ले लिया किसने? पौधों ने। पौधों को खाया हार्बीवोर्स ने, ठीक। हार्बीवोर्स को किसी और अपने प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया, तो उनमें भी अब ये फास्फोरस आ गया जी। और जब ये एनिमल या प्लांट मर जाएंगे तो इनके डेड ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं डेट्रिटस। तो डेट्रिटस का डिकम्पोजिशन हुआ तो फिर सल्फर रिलीज हो गया जी, आ गया ज़मीन में, और धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। और फिर जब माउंटेन बिल्डिंग होगी तो फिर ये ऊपर आ गया। तो ये मेन एक साइकिल था किसका? फास्फोरस का। फास्फोरस ऐसे, सल्फर का भी ऐसे ही है काफ़ी हद तक। फास्फोरस का हम पढ़ रहे थे, ठीक है जी। अगर मेरे मुंह से सल्फर निकल गया हो तो माफ़ करना, बेसिकली हम फास्फोरस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। पढ़ते हैं जी। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। कहाँ है जी सबसे अधिक? लार्ज अमाउंट में एज ए मिनरल इन फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट रॉक में फास्फोरस पाया जाता है, और वो एंटर्स इनटू द साइकिल थ्रू इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। जब हमने पहाड़ों की खुदाई की, जहाँ हवा या पानी ने पहाड़ों का इरोजन किया, वेदरिंग प्रोसेस हुई, तो वो सिस्टम में आ गया और उसका साइकिल चल पड़ता है। Phosphorus is considered as the main cause of excessive growth of microscopic plants in lakes। ये बात इंपॉर्टेंट है जी। कभी कभी किसी झील में, लेक में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो कहते हैं कि मेन कारण क्या है कि पानी में फास्फोरस बहुत आ गया है।
ये पॉइंट आपने याद रख लेना जी। पूछा जा सकता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक हो गई है, झीलों में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की काफ़ी ग्रोथ हो गई है, तो ये किसके कारण होगा जी? सल्फर के कारण, फॉस्फोरस के कारण, कैल्शियम के कारण, या कार्बन के कारण, या नाइट्रोजन के कारण? तो आपको पता होना चाहिए ये फॉस्फोरस के कारण है। ठीक है जी, ओके। आपने ना सब्र रख कर ये लेक्चर सुनने हैं, धीरे 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 हम सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। ठीक है जी, याद रखिए जी, टीचिंग एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग नहीं है। आजकल टीचिंग को एक्टिंग बना दिया गया है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, पर ज़रूरी नहीं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी उतनी हो। पढ़ते हैं जी। फ्रॉम रॉक्स, चट्टानों से जो फास्फोरस है वो एंटर होता है रिवर्स में, छोटे नदियों में, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। चट्टानों की वेदरिंग हुई, उनका इरोजन हुआ, फिर पानी के द्वारा वो नदियों में आ गया जी, और धीरे धीरे करके फिर वो ओशन तक पहुंच जाता है। हेयर द फास्फोरस अकोमुलेट्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ओशन की जो शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो, वहां पर अकोमुलेट हो गया। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। ठीक है जी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट हो गया जी, समुद्र के नीचे 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 जाकर दस्ता गया और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट हो गया। और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या होता है जी? फॉस्फेट्स आर एक्सपोज्ड ऑन लैंड, धरती पर वापस आता है। कैसे? माउंटेन बिल्डिंग के थ्रू। मैंने बताया थ्रू द राइज ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। दो प्लेट हैं ये प्लेट आपस में टकराई और जहाँ से राइज कर जाती हैं, राइज कर गई, और जहाँ पर अगर फॉस्फोरस है तो वो फॉस्फोरस क्या है? जमीन के ऊपर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या है जी? फॉस्फेट और फॉस्फोरस आपने कंफ्यूज नहीं करना। फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोरस के कंपाउंड, सिंपली आप फॉस्फोरस भी कह सकते हैं। ओके जी, इसके बाद क्या होता है? वही बात, वेदरिंग होती है चट्टानों की, इरोजन होता है, और इससे जो फॉस्फेट है वो रिलीज होता है फ्रॉम रॉक, और साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा। मैं इतना डीप नहीं किया, जितनी काम की बात है मैंने उतना ही उठाया है मैटर। आगे है जी सल्फर साइकिल। द रिजर्वायर ऑफ सल्फर इज इन द सॉइल एंड सेडिमेंट। सल्फर के रिजर्वायर कहाँ है जी? सॉइल में सल्फर होता है, सेडिमेंट में कोल में, ऑयल में, पेट्रोलियम वगैरह में सल्फर होता है। वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। अगर तो सॉइल की बात करें तो वहाँ पर ऑर्गेनिक, या सिंपली हम कहेंगे, इतना हमने कंफ्यूज नहीं करना, तो सल्फर है ऑर्गेनिक फॉर्म में भी डिपॉजिट हो सकता है और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी डिपॉजिट हो सकता है। इसको हटाओ, चलो छोड़ो, इतना कंफ्यूज नहीं होना। आपने इतना याद रख लो कि सल्फर कोल में भी होता है, ऑयल में भी होता है, पीट में भी होता है, और चट्टानों में भी होता है। अलग अलग कंपाउंड्स के रूप में होता है, सल्फेट के रूप में हो सकता है, सल्फाइड, या ऑर्गेनिक सल्फर भी हो सकता है। सिंपली याद रखो, कोल में, ऑयल में, पीट में और रॉक में सल्फर होता है। ठीक है जी। ये पीट क्या हुआ? इट इज ए सॉफ्ट ब्लैक और ब्राउन नेचुरल सब्सटेंस। काले रंग का या भूरे रंग का नेचुरल सब्सटेंस होता है। दैट इज फॉर्म्ड, किससे बनता है? फ्रॉम डेड प्लांट्स, जो डेड प्लांट है, जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड के जस्ट सरफेस के नीचे, जहां पर ठंडक है और नमी वाला एरिया है, सॉइल के जस्ट नीचे, ज़्यादा डीप नहीं, जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इन कूल एंड वेट प्लेसेस। वहाँ पर जब प्लांट, डेड प्लांट रह जाता है तो एक सब्सटेंस बनता है इसका, उसे कहते हैं पीट। ओके, इट कैन बी बर्न एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और पुट ऑन द गार्डन में भी इसको डाला जा सकता है। किसके रूप में? खाद के रूप में। ओके जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं रॉक में जो सल्फर है उससे क्या होता है। फ्रॉम रॉक सल्फर इज रिलीज्ड बाय वेदरिंग, सिंपल वही प्रोसेस है जी, रॉक की वेदरिंग हुई और उसमें जो सल्फर है वो रिलीज हो गया। तो वेदरिंग हुई, इसका इरोजन हुआ, फिर बाद में ये सिस्टम में आ गया। रॉक में सल्फर इज रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स और इरोजनल रन ऑफ। ठीक है जी। और जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे सल्फर कैसे आता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। ये देखो, इस चीज़ को दोबारा पढ़ें जी। देखो, ये पौधा है ऑर्गेनिक मैटर, ये एनिमल है ऑर्गेनिक मैटर। तो जब ये मर गए तो इनकी डेड बॉडी का विघटन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, और सल्फर
सल्फर रिलीज हो गया सिस्टम में, आ गया जी। ओके, आगे चलते हैं जी। उसके बाद क्या होता है, इट इज कैरिड टू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम इन साल्ट सोल्यूशन, पानी में घुलकर ये सिस्टम में चला जाता है जी। मोस्टली द सल्फर साइकिल इज सेडिमेंट्री, सल्फर साइकिल सेडिमेंट्री ही होता है, एटमॉस्फेयर में सल्फर नहीं जाता। पर हाँ, सल्फर के दो कंपाउंड कौन कौन से, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, वो गैसेस कंपोनेंट होते हैं। कैसे, फिर इस पिक्चर को देखो, ये देखो, सॉरी नीचे है, नीचे है जी, ये देखो, ये देखो, ये जहाँ से वोल्केनिज्म हुआ और नीचे वाला जो सल्फर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में बाहर आया गैस। ओके जी, जब कोयले वगैरह को जलाया गया तो उसमें जो सल्फर था उसने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई और वो एटमॉस्फेयर में आ गया जी। तो ये दो क्या हैं, गैसेस हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो देखो, जहाँ से देखो नीचे क्या है, सल्फर है, तो वो वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिस्टम में आ गई। दूसरा जी, ईंधन को जलाया, कोयले को जलाया, उसमें सल्फर है, उसका क्या बन गया जी, सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी आ गया जी। और ये तो जहाँ वैसे अपने आप ही डिपॉजिट हो जाते हैं उसे कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। जहाँ जब बारिश होती है तो बारिश के द्वारा धरती पर आ जाते हैं, उसे कहते हैं वेट डिपोजिशन। जहाँ धरती पर भी आ सकते हैं, जहाँ सिंपल समुद्र में भी जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा देखो जी, ये देखो गाय हैं, इसके अंदर क्या है, सल्फर है। तो जब ये डेड कर जाएंगी तो इनके जब डिकम्पोजिशन होगा तो सल्फर रिलीज होगा जी, वो भी सॉइल में आ गया जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा। इसी प्रकार प्लांट का भी डिकम्पोजिशन होगा, जब वो मर जाएंगे तो सल्फर आ गया जी सिस्टम में, मिट्टी में। ठीक है जी, तो करते 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 नीचे जम जाएगा और फिर ये वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर आएगा जी। बस ये चीज़ें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा जी। देखो, सल्फर एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेस, कई सोर्सेस से एटमॉस्फेयर में आता है सल्फर। उदाहरण देख लो जी, वॉल्केनिक एरप्शन के द्वारा आ सकता है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल के द्वारा आ सकता है, जहाँ फ्रॉम ओशन सरफेस से भी आ सकता है, फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशन से भी आ सकता है सल्फर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड आल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, जो हाइड्रोजन सल्फाइड एटमॉस्फेयर में आया तो उसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो वो भी सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जी। ओके जी। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में डिजोल्व हो जाता है, रेन वाटर में डिजोल्व हो जाता है, तो क्या करता है, वीक सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। ठीक है जी। और ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर नीचे धरती पर और समुद्र में आ जाता है जी। ओके जी, ये एक बात हो गई। सॉयल सल्फर, जो सॉयल में सल्फर है, इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, सल्फेट के रूप में प्लांट इसको टेक कर लेते हैं जी, सोख लेते हैं अपनी जड़ों से। These sulfates are converted into sulfur bearing amino acids, हमने पढ़ा अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। ओके, तो इस सल्फेट से जो जो सल्फेट पौधों ने लिया, सिंपली जो सल्फर पौधों ने लिया मिट्टी से, तो वो उससे क्या बन जाता है, अमाइनो एसिड, उससे क्या बन जाता है जी, अमाइनो एसिड से प्रोटीन, थ्रू ए सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। दिस अमाइनो एसिड इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स टिश्यूज। ओके जी, तो प्लांट में क्या है जी, सल्फर बेयरिंग प्रोटीन बन जाता है। सिंपली सल्फर किस में आ गया जी, प्लांट में। अब प्लांट को खाया हर्बीवोर्स ने, तो प्लांट से सल्फर किस में चला गया जी, हर्बीवोर्स के पास। हर्बीवोर्स को खाया प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने। तो इस प्रकार सल्फर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर कर जाता है जी। और जब वो मर जाते हैं, उनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है और सल्फर बैक सिस्टम में आ जाता है। It then passes from one organism to another through the grazing food chain। ठीक है जी। और सल्फर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरिड बैक टू द सॉइल, टू द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज थ्रू एक्सक्रीशन। जब इंसानों ने, जहाँ जानवरों ने एक्सक्रीशन किया, मल त्यागा, तो उनके मल के थ्रू सल्फर बाहर आ गया जी, सॉइल में आ गया, या धीरे धीरे पानी के साथ बहकर ओशन वगैरह में चला गया। जहाँ जब वो मर गए जानवर, तो उनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन हुआ, तो उनकी बॉडी के अंदर जो सल्फर है वो क्या है, रिलीज हो गया जमीन पर या पानी में। ठीक है जी। और सल्फर फिर जहाँ आ गया जी। ओके,
अच्छा जी, हमने कुछ बायोजियोकेमिकल साइकिल डिस्कस किए, सारे नहीं किए, कुछ किए, ठीक है, जितने बहुत है। और ये जो साइकिल है ना, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहे हैं। ये आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बट इंटरेक्ट विद ईच अदर एट सम पॉइंट और द अदर, कभी ना कभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जी। ठीक है जी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।